नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि एक फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आपको मैं थर्ड चैप्टर का रिवीजन इस समय करवा रहा था। अभी मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया था और लास्ट वाले जो हमारे वीडियो हैं बच्चों आप लोग जानते हो, उसमें मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता दिया था और साथ में मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। और विद्युत रासायनिक सेल जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। आप लोग जानते हो कौन कौन सी, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है या फिर वोल्टीय सेल है, ये सब क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। आप लोग जानते हो बच्चों, है ना, किस पे कार्य करते हैं ये लोग। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो हमारी विद्युत रासायनिक सेल होती है, ठीक है, कौन सी बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है, ये सब क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल का जो सिद्धांत होता है उसी पे कार्य करते हैं। इसकी विशेषता जब आपको लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताई थी, तब आपको हमने बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है बच्चों। आप लोग देख सकते हो ये दो अलग अलग अर्ध सेल बनी हैं और ये जो है ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में अलग अलग पात्रों में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता था कि एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो गैल्वेनिक सेल आपको बताया था मैंने, लुईजी गैल्वन ने खोज की थी, डेनियल सेल और वोल्टीय सेल, है ना। तो ये सब मैंने बताया था कि इनके नाम कैसे और क्यों पड़े। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और वोल्टीय सेल, इनकी क्रियाविधि के बारे में। तो इनकी क्रियाविधि को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले इस डायग्राम को समझिए। आप क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए पहले तो ये मैंने यहाँ पे पेन रख दिया। आप ये मान के चलिए कि ये जो पेन दिख रहा है, इस पेन के इस तरफ ये आधा सेल है और एक ये आधा सेल है। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों अर्ध सेल। जब तक यदि मान लीजिए हम इनको आपस में नहीं जोड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों अर्ध सेल। क्या बोलेंगे, अर्ध सेल, समझना आप। अब क्या करेंगे आपको, तो देखो जैसे ये वाला एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ से ये जो सेल है, अब इसमें आपको ये द्रव भरा हुआ दिख रहा है, तो ये अपना वैद्युत अपघट्य है। क्या बच्चों, ये वैद्युत अपघट्य। इसी प्रकार इस वाले सेल में भी ये द्रव भरा हुआ है और यह भी क्या है, आपको ध्यान रखना है, यह भी वैद्युत अपघट्य है। किसका वैद्युत अपघट्य है, तो ये जिंक सल्फेट भरा हुआ है, ZnSO4। ये पहले वाले सेल में ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है और इस वाले सेल में भरा हुआ है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। क्लियर हो रहा है आपको। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों अर्ध सेल हैं। ये दोनों क्या है, अलग अलग, अभी जुड़ी हुई नहीं है, आप ये माने अभी ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, दोनों अलग अलग सेल हैं, इस प्रकार से, है ना बच्चों। तो ये जिंक सल्फेट भरा है और ये भरा है इसमें कॉपर सल्फेट। अब ये जो जिंक सल्फेट जिसमें भरा है, इसमें एक जिंक धातु की छड़ हमने यहाँ पे लगाई है। क्या लगाई बच्चों, ये जिंक धातु की छड़। और ये धातु की छड़ होती है, इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जिंक सल्फेट विलयन जिसमें भरा है वैद्युत अपघट्य, इसमें हमने ये Zn लिखा मतलब जिंक। तो इसमें हमने क्या किया, जिंक धातु की छड़ लगी है मतलब इलेक्ट्रोड लगा है। इसी प्रकार ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें ये आप देख पा रहे हैं Cu मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है। इतना क्लियर है। अब देखिए, तो ये तो क्या हुई हमारी एक अर्ध सेल। अब इस अर्ध सेल को हम आपस में जोड़ देते हैं और जब जोड़ेंगे तो ये पूर्ण सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट सेल बन जाती है। तो इस प्रकार एक उल्टे यू आकार की नली के द्वारा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये देख पा रहे हैं, एक उल्टे यू आकार की जो नली है आप देख पा रहे हैं। इस उल्टे यू आकार की नली को हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज या लवण सेतु, याद रखना। तो ये सेतु यानी क्या होता है, पुल, ब्रिज जानते हो ना, जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। तो इसको हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने इस लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया। इसके अंदर ये KCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, KCl भरा होता है। तो अब समझ में आ रहा है, हमने अभी तक क्या किया था कि दो अलग अलग सेल थे जिन्हें हम अर्ध सेल बोलते हैं। एक जिंक सल्फेट विलयन भरा है, उसमें जिंक धातु की छड़ लगी है। दूसरे वाला जो अर्ध सेल है उसमें कॉपर सल्फेट विलयन भरा हुआ है और इसमें Cu मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है। इन दोनों अर्ध सेलों को हम आपस में लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं और दोनों ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पतले वायर की सहायता से या तार की सहायता से हम आपस में जोड़ देते हैं और यहाँ से हम इसको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो इतना डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना है बच्चों डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो थ्योरी समझिए आप अच्छे से और डायग्राम आप माइंड में रखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सेल में जिंक धातु की एक छड़, अभी आपको बताया था ये वाली जिंक धातु की छड़, इस सेल में जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। तो आपको याद नहीं है ना, वैसे भी याद है कि ये जो पूरी सेल है, इस सेल में क्या होता है, जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है।
ठीक है, तथा कॉपर धातु की एक छड़, ये वाली, तथा कॉपर धातु की एक जो छड़ है वह कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। तो इतना तो आपको याद नहीं करना, वैसे भी मैंने यहाँ समझा दिया तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना बच्चों। क्या था कि इस सेल में जिंक धातु की जो एक छड़ होती है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, तथा कॉपर धातु की जो एक छड़ होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। अब क्या करेंगे, अब दोनों विलयनों को, ठीक है अभी आपको बताया था, अब क्या करेंगे हम दोनों विलयनों को KCl से भीगी हुई U नली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक बार और देखिए, अभी आपको बता रहा हूँ, KCl से भरी हुई एक U आकार की जो नली है उल्टी, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, KCl से भीगी हुई U नली के द्वारा हम इनको क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब एक पूर्ण सेल बन जाती है। जब हमने इनको आपस में जोड़ दिया तो क्या हुआ, एक पूर्ण सेल बन जाता है। क्या बन गया बच्चों, पूर्ण सेल। आगे देखिए, अब देखो इस सेल में दो अर्ध सेल, जो मैंने आपको पहले बताए थे, इस सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। कौन कौन से, देखो एक अर्ध सेल तो होता है Zn/Znso4। समझ में आ रहा है, Zn/Znso4 मतलब Zn क्या था, इलेक्ट्रोड, और Znso4 क्या था, वैद्युत घट्ट। तो एक अर्ध सेल था हमारा Zn/Znso4 इलेक्ट्रोड, और दूसरा अर्ध सेल कौन सा था, दूसरा अर्ध सेल था हमारा Cu/Cuso4 इलेक्ट्रोड होता है। तो इतना तो मुझे भरोसा है कि वो क्लियर हो गया होगा। एक बार और डायग्राम से आप समझिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा डायग्राम देख रहे हैं, आपने लिखा है बच्चों की इस सेल में जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, जबकि कॉपर धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। अब इन दोनों सेलों को, अर्ध सेलों को हम KCl से भीगी हुई एक उल्टी U आकार की नली के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे यह एक पूर्ण सेल बन जाता है। इतना आपने पढ़ लिया। फिर आपने क्या देखा था बच्चों कि ये पूर्ण सेल बन चुका है। इस सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। कितने, दो अर्ध सेल। एक ये होता है जिसको कि आपने क्या देखा था, देखिए एक हमारा हो गया ZnSO4, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बच्चों यहाँ से Cu और CuSO4। तो ये दोनों क्या बन गए हमारे, ये दोनों अर्ध सेल बन गए। क्या बने बच्चों, ये दोनों अर्ध सेल बन जाते हैं। इतना पूरा समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है कि ये जो सेल आपको दिख रहे हैं यहाँ, समझना आप। अब यहाँ से देखो, अब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को, ये आपको बताया था, ये जिंक है और ये कॉपर है। अब हम क्या करेंगे, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को किसी भी धातु के तार के द्वारा क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अब समझना, जैसे हम इनको जोड़ेंगे आपस में, तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, किसका बच्चों, ये समझना आप, तब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है जिंक इलेक्ट्रोड से, मतलब यहाँ से जैसे हम जोड़ेंगे बच्चों, समझना पूरा अच्छे से, जैसे जोड़ेंगे तो इस वाले इलेक्ट्रोड से, ये किसका है, जिंक का है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। किसका प्रवाह है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, आपको ध्यान रखना है, बाह्य परिपथ के सहारे, बाह्य परिपथ ये वाला, बाह्य परिपथ के सहारे ध्यान रखना कहाँ जाने लगेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने लगता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ थे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, किसका, ये ZnSO4 का विलयन है और ये Zn धातु का है, समझना। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य परिपथ के सहारे कहाँ जाएंगे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे होने लगते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे होने लगते हैं। अब देखो, ठीक है, अभी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये थ्योरी और बता दूँ, है ना। देखिए समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो, आपने इधर देख लिया था कि CuSO4 इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को, जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, आपको बताया था मैंने। अब इसके बाद बहुत ध्यान से समझना बच्चों आप लोग, अब जब जोड़ देंगे फिर क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से बच्चों कि हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है, इस तरफ हमने लिया है जिंक और इस तरफ हमने लिया है कॉपर, तो समझना आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से, मतलब इस तरफ से, जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ के सहारे कहाँ जाने लगता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाने लगता है। फिर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर जो जिंक परमाणु था बच्चों, इस यहाँ पर जिंक परमाणु पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। अब यहाँ पे समझो कि जैसे मान लो ये जिंक परमाणु में Zn है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा Zn2+ आयन। तो ये इस अवस्था में आ जाएगा, तो ये Zn परमाणु है, लेकिन अगर प्लस लग गया तो ये आयन हो गया। इसलिए लिखा है बच्चों कि जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये इसने क्या कर दिया, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो हमने लिख दिया 2a। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn आयन बनाते हैं, तो ये Zn आयन बना लिए, जो क्या करते हैं, विलयन ZnSO4 में चले जाते हैं।
अब इतना डायग्राम के माध्यम से समझिए जो मैंने आपको बताया। देखो ये डायग्राम है, ये Zn क्या है, ये Zn एक इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से ये जिंक धातु क्या करती है बच्चों, यहाँ से आपको ध्यान रखना ये जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। और जैसे ये देखो पूरा ध्यान से, इसने अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये जो Zn प्लस आयन आपको दिख रहा है, अब यहाँ से क्या करता है, ये Zn प्लस जो है ये तो ZnSO4 के पास चला गया, लेकिन अब क्या बचे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये Cu के पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चे, ये Cu के पास आ जाते हैं। तो आपने इसलिए पढ़ा कि जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn प्लस आयन बनाते हैं, और ये Zn प्लस आयन कहाँ चले जाते हैं, इस विलयन में चले जाते हैं। समझ में आ गया, इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। अब देखो जिंक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए इलेक्ट्रॉन, इस पर जिंक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं इस बाहरी तार के द्वारा कहाँ चले जाएंगे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाते हैं। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे क्या करेंगे, जहाँ पर ये कॉपर सल्फेट विलयन, तो ये विलयन पूरा कॉपर सल्फेट का है, तो जहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, ये पूरे कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित, देखो वही क्रिया यहाँ भी तो होगी। ये Cu का था तो इसने भी अपने Cu प्लस आयन त्याग दिए, त्यागे कि नहीं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या करेंगे, इस Cu प्लस के पास चले जाएंगे। इस Cu प्लस आयन के पास जब ये जाएंगे बच्चों, ये इससे क्रिया करेंगे और Cu धातु बना लेंगे। कैसे, देखो मान लीजिए यहाँ से ये Cu2 प्लस आयन आपको मालूम था, अब यहाँ से आपको मालूम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और इस कॉपर के पास मिल गए, तो ये बीच वाला प्लस है, तो इसके पास आप देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये धातु बन जाएगी। अभी ये आयन था, अब ये परमाणु या धातु बन गया। तो ये बच्चों क्या होती है, पूरी क्रिया होती है। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, किसने, जिंक वाले ने, तो हम कह सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो कॉपर पर क्या हुआ, अपचयन। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ भी होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ठीक है, तो उसके आगे देखिए कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या है बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहरी तार के द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। अब जहाँ पर क्या करेंगे, ये जहाँ पर वे कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित, किसमें, जो इस तरफ था, कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित Cu जो डबल प्लस आयन है, इन आयन से अभिक्रिया करके कॉपर धातु बना लेते हैं। क्या करता है, ये कॉपर धातु बना लेता है, जो क्या होगा, जो कि कॉपर परमाणुओं के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है, जो मैंने आपको पूरा बताया। अब बच्चों ये दोनों अभिक्रिया और समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी हमारी, जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, आपको बताया था ऑक्सीकरण होता है। तो देखो ये जिंक धातु थी जिसका इलेक्ट्रोड बना था, इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, ये Zn प्लस आयन में परिवर्तित हो गया और 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 प्लस यहाँ पे लग गए, ये आयन बन गया, ये पहले परमाणु था, अब क्या बन गया, ये आयन बन गया। और इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इस पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किस पर हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड पर। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर आप देखेंगे बच्चों यहाँ से अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। कैसे होगा, यहाँ पे Cu2 प्लस आयन पहले से मौजूद थे, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो यहाँ पर मिले। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये 2 लगा है, इसलिए मैं 2 यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ भी लगा सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इस आयन ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए और Cu धातु बना ली। तो इस पर क्या हुआ बच्चों, इस पर हो गया, आपको ध्यान रखना है, अपचयन। क्या हो गया बच्चों, अपचयन। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये था हमारी गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या वोल्टेज सेल, और वैद्युत जो रासायनिक सेल होती है बच्चों, उसकी क्रियाविधि मैंने आपको बता दी है। ये क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु की आवश्यकता किस प्रकार की सेल में होती, तो आप याद रखेंगे जो विद्युत रासायनिक सेल होती है बच्चों, उसमें हमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखिए, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव समझना आप लोग अच्छे से क्या होगा बच्चों, देखिए किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रोड अभी आपने पढ़ा था कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड था, इससे पहले आपने विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा था कि जिंक इलेक्ट्रोड ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। बिल्कुल ईजी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा बच्चों,
कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण विभव, अभी आपको बताया था, इसलिए जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपचयन विभव कहलाती है। लेकिन आधुनिक जो अवधारणा है उसके अनुसार इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। किस रूप में बच्चों, अपचयन विभव के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, सीधा सा है, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो ये तो है इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। समझिए आप, कौन सा बच्चों दिख रहा है यहाँ से, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो अब ये क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक यानी होता है स्टैंडर्ड। अब देखिए, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन, कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, यदि हम उस इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन यदि हम निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में करेंगे, कितनी बच्चों, 3, निम्नलिखित 3 मानक परिस्थितियों में करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं। कब बोलेंगे, यदि वो 3 कंडीशन है, उन 3 कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। तो वो 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए आप लोग, ये 3 परिस्थितियाँ हैं बच्चों। पहली परिस्थिति है कि टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कमरे का तापमान या सामान्य तापमान बोलते हैं। तो अच्छे समझना कि यदि मान लीजिए कोई सेल है, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन यदि हम 298 केल्विन पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेकंड कंडीशन होती है दाब कितना होना चाहिए, 180 मतलब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 1। और जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है बच्चों, जो हम सेल में भरते हैं, और वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता होना चाहिए 1 मोल। तो ये 3 परिस्थितियाँ आपको ध्यान रखना है। 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हमारे पास, टेम्परेचर 298 होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब 1 atm होना चाहिए और वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। ओके बच्चों, यदि ये तीनों परिस्थितियां हैं तो आपको याद रखना है कि उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। और एक बात और याद रखिए, यहीं से बता देता हूँ, चलिए यहाँ बताऊँ, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है बच्चों, उसे हम E0 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, ये E0, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम किसे दर्शाते हैं बच्चों, E0 से दर्शाते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का विभव जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ये आप याद रखना है। ओके बच्चों, तो आज केवल इतना ही। अगली क्लास में आपको मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ऑक्सीजन संख्याएं कैसे निकालते हैं ये आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा। ओके बच्चों, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम डेट बहुत जल्दी आने वाली है। शानदार तरीके से आपको इस बार बिल्कुल एग्जाम को फेस करना है। ओके बच्चों, यदि कोई नए बच्चे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।